भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इसी बीच एक सिंगर हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ इंडो चाइना बॉर्डर पर पहुंचता है ताकि अपने देशभक्ति गीतों से भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ा सके। लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते ही कड़ाके की ठंड की वजह से सिंगर का गला खराब हो जाता है। वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगने लगता है कि वो अपने गीतों से जवानों का हौसला नहीं बढ़ा पाएगा। तभी दिलीप कुमार उससे कहते हैं, मियाँ घबराओ मत, इसका मेरे पास इलाज है। दिलीप कुमार की सलाह पर वो सिंगर काढ़ा पीता है। अगली सुबह उसका गला ठीक हो जाता है और फिर जब वो बॉर्डर पर पहुंचकर गाना शुरू करता है तो उसके गीत भारतीय जवानों के भीतर ऐसा जोश भर देते हैं जिसे वहां मौजूद लोग कभी भूल नहीं पाए। ये सिंगर थे हिंदी सिनेमा के तानसेन कहे जाने वाले मोहम्मद रफी। 24 दिसंबर 1924 के दिन यूनाइटेड पंजाब के कोटला सुल्तान नाम के एक छोटे से गांव में हाजी अली के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद रफी। घर वाले प्यार से उस बच्चे को फीको कहकर पुकारते थे। रफी के गांव से रोजाना एक बुजुर्ग फकीर कुछ गीत गुनगुनाते गुजरते थे। रफी को उनकी आवाज अपनी तरफ खींचती थी। फकीर की आवाज का पीछा करते करते रफी दूर दूर तक चले जाया करते थे। धीरे धीरे उनके गाए गीत रफी को याद होने लगे। फिर रफी वही गीत गाँव के गली और मोहल्लों में गाकर सुनाते। खूब तारीफें मिलती। लेकिन पिता हाजी अली को मोहम्मद रफी का गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रफी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो गाना गाते थे तो पिता हाजी अली उन्हें खूब डांटते और पीटते थे। कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे। इतने खिलाफ थे गाने के। वक्त यूं ही गुजरता गया। कुछ साल बाद रफी का पूरा परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया। उस वक्त रफी की उम्र यही कोई 9-10 साल रही होगी। लाहौर में रफी के बड़े भाई एक नाई की दुकान में काम किया करते थे। नन्हे रफी को भी उसी काम में लगा दिया गया। रफी बाल काटते और आदत अनुसार कुछ गीत गुनगुनाते। एक बार उनकी दुकान पर उस्ताद गायक पंडित जीवन लाल का आना हुआ। रफी की आवाज सुनकर वो हैरत में पड़ गए। नाई की दुकान पर काम करने वाला एक छोटा सा बच्चा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। पंडित जीवन लाल ने रफी से कहा, बेटा तुम म्यूजिक सीखो, बहुत अच्छा गाते हो। पंडित जीवन लाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रफी को संगीत की बेसिक ट्रेनिंग दी। इधर रफी को उनके घर में कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। बड़े भाई मोहम्मदीन थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। वो भी इसलिए क्योंकि उनके एक दोस्त हमीद भाई कहा करते थे, यार तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है, देखना एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, बस इसे सही गाइडेंस की जरूरत है। हमीद भाई के कहने पर ही रफी को फिरोज निजामी और छोटे गुलाम अली जैसे उस्तादों के पास संगीत सीखने के लिए भेजा गया। लाहौर में जहां कहीं भी म्यूजिकल प्रोग्राम होता, हमीद भाई रफी को अपने साथ ले जाते। ऐसे ही एक प्रोग्राम में रफी गए और फिर उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। ये साल 1937 की बात है। लाहौर में ऑल इंडिया एग्जीबिशन था। मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल आए हुए थे। उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ जमा थी। लेकिन अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया, भीड़ में हलचल मच गई। इसी बीच मोहम्मद रफी के भाई मोहम्मदीन ने मैनेजमेंट से गुजारिश की कि मेरा एक छोटा भाई है, बहुत अच्छा गाता है, जब तक लाइट नहीं आती उसे स्टेज से गाना गाने का मौका दे दीजिए, भीड़ भी कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। परमिशन मिल गई। रफी ने जैसे ही गाना शुरू किया पूरा मजमा शांत हो गया। लोग रफी को ध्यान से सुनने लगे। रफी जब मंच से उतरे तो तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंज रही थी। खुद सहगल ने रफी की आवाज सुनकर कहा था, ये बच्चा एक दिन बहुत नाम करेगा। इसी प्रोग्राम में म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने रफी को अपने पास बुलाया, रफी से उनके परिवार के बारे में पूछा और अपना पता देकर कहा, मेरे संपर्क में रहना। श्याम सुंदर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद रफी को पहला ब्रेक थ्रू दिया। साल 1944 में गुल बलोच नाम की एक पंजाबी फिल्म में रफी ने अपने करियर का पहला पंजाबी गीत गाया। गाने के बोल थे, सोनिए नी हीरिए नी। इस फिल्म में गाना गाने के बाद रफी को पंजाबी रेडियो स्टेशंस में छोटे मोटे गाने गाने के ऑफर्स मिलने लगे। लेकिन कुदरत रफी को कहीं और ही ले जाना चाहती थी। लाहौर में एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था। रफी को इसमें एक छोटा सा गाना गाने का मौका मिल गया। इस प्रोग्राम में मशहूर अभिनेता निर्देशक नजीर और स्वर्णलता भी आए हुए थे। उन दिनों नजीर साहब लैला मजनू फिल्म बना रहे थे। हम पुराने लैला मजनू की बात कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में नजीर साहब को रफी की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने लैला मजनू फिल्म में रफी को गाना गाने का एक मौका दे दिया। खास बात यह थी कि रफी इस फिल्म में पहली बार पर्दे पर भी नजर आए थे। इधर हमीद भाई को रफी के टैलेंट पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वो रफी के टैलेंट को जाया नहीं होने देना चाहते
चाहते थे। एक बार उन्होंने रफ़ी के भाई मोहम्मदीन से कहा कि मैं रफ़ी को लेकर बॉम्बे जाना चाहता हूँ, वहीं हिंदी फिल्मों में काम तलाशते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। फिर क्या था, हमीद भाई रफ़ी को लेकर बॉम्बे की तरफ निकल पड़े। साल 1944 की बात है। बॉम्बे पहुंचने से पहले हमीद भाई ने एक तिगरम लगाया। उस जमाने में नौशाद साहब सबसे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। हमीद भाई रफ़ी को लेकर नौशाद के घर लखनऊ पहुंच गए। यहाँ वो नौशाद से नहीं बल्कि उनके पिता से मिलने गए थे। नौशाद के पिता मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने बेटे नौशाद के नाम एक खत लिख दिया। कहा, इस लड़के को देख लेना, बहुत अच्छा गाता है। हमीद भाई अब रफ़ी को लेकर नौशाद के पास पहुंच गए। नौशाद ने जब अपने पिता के हाथों लिखा खत देखा तो वो रफ़ी को मना नहीं कर पाए। एक दो लाइन गवा कर कहा, अभी मेरे पास इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स तो नहीं है, हाँ एक गाना कोरस में है, 2 लोग पहले से हैं, अगर तुम गाना चाहो तो गा सकते हो। रफ़ी के पास काम तो था नहीं, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। ये गीत इंडियन आर्मी के ऊपर फिल्माया जाना था। गाने के बीच बीच में आर्मी के परेड करते हुए साउंड इफेक्ट्स डालने थे। जमाना आज जैसा एडवांस तो था नहीं कि एडिटिंग में साउंड इफेक्ट्स डाल दिए जाएं। लिहाजा रफ़ी और उनके साथी सिंगर्स को रिकॉर्डिंग के दौरान आर्मी के बूट पहनाए गए। रफ़ी एक तरफ गाना गा रहे थे तो दूसरी तरफ जमीन पर पैर पटक पटक कर परेड की आवाज निकाल रहे थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब रफ़ी ने अपने पैर से जूते उतारे तो उनके पैर खून से लाल हो चुके थे। इस गाने के लिए रफ़ी को 1 रुपया मिला था। नौशाद साहब बताते हैं कि रफ़ी ने ताउम्र उस 1 रुपए को संभाल कर रखा, कभी खर्च नहीं किया। बॉम्बे आने के बाद रफ़ी हमीद भाई के साथ भिंडी बाजार में खोली में रहते थे। छोटा सा कमरा था, उसी में 10-12 लोग रहते थे। रफ़ी को सुबह सुबह उठकर रियाज करने की आदत थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी दूसरे इंसान की नींद खराब हो, इसलिए रोजाना सुबह सुबह रियाज करने के लिए मरीन ड्राइव चले जाया करते थे। पास में ही मशहूर एक्ट्रेस सुरैया का भी घर था। सुरैया हर रोज सुबह उठती तो उन्हें एक मधुर आवाज सुनने मिलती। उन्होंने एक दिन इस आवाज का पीछा किया, देखा तो एक नौजवान लड़का खुले आसमान के नीचे संगीत की प्रैक्टिस कर रहा है। सुरैया ने रफ़ी साहब से मुखातिब होते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आप यहाँ प्रैक्टिस क्यों करते हैं? रफ़ी ने जब अपनी परेशानी बताई तो सुरैया ने उनसे कहा, आप मेरे घर आकर प्रैक्टिस किया करें। सुरैया के काफी इसरार करने के बाद रफ़ी राजी हो गए। इसके बाद वो रोजाना सुरैया के घर सुबह सुबह जाकर रियाज किया करते थे। इधर साल 1946 आ चुका था। फिल्म अनमोल घड़ी के लिए नौशाद साहब संगीत तैयार कर रहे थे। नौशाद ने इस फिल्म में ये गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाया। तेरा खिलौना टूटा बाल। गाना इतना हिट हुआ कि नौशाद की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी बन चुके थे। लेकिन रफ़ी के मन में अब भी एक कसक थी, उस स्टार सिंगर के साथ गाने की जो बचपन से उनके इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने बचपन में लाहौर के प्रोग्राम में भर भर कर दुआएं दी थी, कुंदन लाल सहगल। यही अरमान दिल में लिए रफ़ी एक बार नौशाद के पास चले गए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई कि मैं किसी भी तरह से सहगल के साथ गाना चाहता हूँ। नौशाद ने रफ़ी का ये अरमान पूरा कर दिया। फिल्म थी शाहजहां। रफ़ी ने सहगल के साथ कोरस में ये गाना गाया। इत्तेफाक देखिए, एक तरफ रफ़ी की मुराद पूरी हुई और दूसरी तरफ 1 साल बाद यानी साल 1947 में सहगल इस दुनिया को अलविदा कह गए। हिंदी संगीत का एक सितारा ढल चुका था, अब दूसरा चमकने के लिए तैयार था। साल 1947 में फिल्म आई, नाम था जुगनू। दिलीप कुमार और नूरजहां लीड रोल में थे। फिल्म में एक गीत था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। फीमेल वॉइस नूरजहां खुद गाने वाली थी। मेल वर्जन रफ़ी गाना चाहते थे, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर फिरोज निजामी रफ़ी को गवाने से हिचकिचा रहे थे। जब ये बात नूरजहां को पता चली तो उन्होंने फिरोज निजामी से कहा, ये गीत रफ़ी ही गाएंगे। अगर उनके लिए मुझे बार बार रिहर्सल और रीटेक लेना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर आपने रफ़ी के अलावा किसी और से ये गाना गवाया तो मैं नहीं गाऊंगी। फिरोज निजामी को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। रफ़ी ने ये गाना गाया और ऐसा गाया कि ये गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इस फिल्म में रफ़ी एक्टिंग करते हुए भी नजर आए थे। इधर साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। पार्टीशन के बाद पंजाब में खून की नदियां बह रही थीं। रफ़ी साहब की पत्नी बशीरा बेगम के माता पिता सांप्रदायिक दंगे में मारे जा चुके थे। रफ़ी ने अपनी पत्नी बशीरा बेगम को लाहौर छोड़कर बॉम्बे आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। रफ़ी भारत में रह गए और बशीरा बेगम अपने एक छोटे बेटे सईद के साथ पाकिस्तान में बस गईं। बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद रफ़ी साहब ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे में ही रहने लगे। इधर 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गांधी की हत्या से पूरा देश सदमे में था। रातों रात गांधी की याद में राजेंद्र कृष्ण ने एक गाना लिखा जिसके बोल थे,
सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। इस गीत को संगीत दे रही थी हुस्नलाल भगत राम की जोड़ी। फिल्म जुगनू में मिली लोकप्रियता के बाद हुस्नलाल मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित हो चुके थे। सोच लिया था कि ये गीत रफी से ही गवाऊंगा। उन्होंने रफी को अप्रोच किया। रफी ने इस गाने को अपनी आवाज दी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। ये गीत इतना मशहूर हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने रफी को अपने घर एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। रफी ने जब ये गाना गाया तो पंडित नेहरू की आंखें नम हो गईं। इस गाने के लिए 15 अगस्त 1948 को यानी आजादी की पहली सालगिरह पर नेहरू ने रफी को मेडल से सम्मानित किया। रफी साहब की मकबूलियत आसमान छू रही थी, लेकिन लेजेंड बनने का सफर अभी बाकी था। साल 1952 में एक फिल्म आई जिसने ये साबित कर दिया कि हिंदी सिनेमा के गायन में मेल वॉइस में रफी से बड़ा कोई सिंगर है ही नहीं। फिल्म थी बैजू बावरा। इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे नौशाद। फिल्म की कहानी अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन और एक जुनूनी युवा गायक बैजू के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के क्लाइमेक्स से ठीक पहले एक ऐसा मोड़ आता है जब बैजू अपना सब कुछ हार चुका होता है। उसकी मोहब्बत उससे दूर हो जाती है। इसी मोड़ पर बैजू भगवान के सामने तड़पती हुई आवाज में गाता है, ओ दुनिया के रखवाले। ओ दुनिया के रखवाले। ये गीत राग दरबारी में गाया गया था। किस्सा ये भी मशहूर है कि गीत इतने ऊंचे स्वर में गाया गया था कि प्रैक्टिस करते दौरान रफी के गले से खून निकलने लगा था। हालांकि किस्सा गो हिमांशु बाजपेयी इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि गले से खून नहीं निकला था, बल्कि रफी ने जिस स्केल पर यह गीत गाया था उसके बाद लोग कहने लगे थे कि रफी का गला खुल गया। यानी धीमे स्वर में गाना हो या ऊंचे स्वर में, रफी के लिए सब कुछ गाना आसान था। ओ दुनिया के रखवाले की मकबूलियत का अंदाजा आप इस कहानी से लगा सकते हैं। संगीतकार नौशाद बताते हैं, एक बार एक कैदी को फांसी दी जानी थी। उसने फांसी से पहले इच्छा जाहिर की कि उसे मोहम्मद रफी की आवाज में ओ दुनिया के रखवाले सुनाया जाए। कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। टेप रिकॉर्डर पर यह गाना सुनाया गया और फिर फांसी दी गई। रफी के तरकश में हर तरह के गीत थे। क्लासिकल म्यूजिक, दुखी गाने, खुशी वाले गाने, देशभक्ति गीत, डिस्को नंबर, भजन, कव्वाली, नातिया कलाम, क्या क्या नहीं थे। रफी के गायन की एक खास बात थी, वो जिस भी एक्टर के लिए गाते ऐसा लगता मानो वो एक्टर खुद गा रहा हो। चाहे वो दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, राजेंद्र कुमार हो, गुरुदत्त हो या फिर शमी कपूर। रफी साहब बाकायदा रिकॉर्डिंग से पहले म्यूजिक डायरेक्टर से पूछते थे कि ये गीत किस एक्टर पर फिल्माया जाना है। फिर वो उस एक्टर की पर्सनैलिटी के मुताबिक गाते थे। मसलन जब शमी कपूर के लिए गाते तो हर सेंटेंस के आखिर में एक झटका देते, ऐसा लगता मानो शमी कपूर ही गा रहे हैं। शमी कपूर तो ये बात मानते भी थे कि उनकी कामयाबी में मोहम्मद रफी का बहुत बड़ा हाथ है। शमी कपूर अपनी फिल्मों के गाने की रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में मौजूद रहते थे। फिल्म ब्रह्मचारी के लिए गाने की शूटिंग हो रही थी। बोल थे, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर यादों को मैं तेरी दुल्हन बनाकर रखूंगा दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। शमी कपूर ने रफी से आग्रह किया, रफी साहब क्या आप इस पूरे पार्ट को एक सांस में गा सकते हैं? रफी साहब ने कहा, मरवाओगे क्या, एक सांस में कैसे गा सकते हैं? शमी कपूर ने जब बहुत गुजारिश की तो मोहम्मद रफी ने कहा, चलो कोशिश करके देखता हूँ। रफी ने लिटरली इस पूरे पार्ट को एक सांस में गा दिया। रिकॉर्डिंग के बाद रफी ने शमी कपूर से हंसते हुए कहा, मियाँ इस तरह की फरमाइश न किया करो, क्या पता गाते गाते बीच में सांस रुक जाए। शमी कपूर ये सुनकर हंस पड़े। रफी साहब और शमी कपूर के दरमियान का एक और दिलचस्प किस्सा है। फिल्म कश्मीर की कली के गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। गीत के बोल थे, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इस गाने को म्यूजिक दे रहे थे ओपी नैयर। गाने के एंड में शमी कपूर चाहते थे कि तारीफ करूं क्या उसकी लाइन बार बार रिपीट किए जाएं ताकि वो स्क्रीन पर जोशीले डांस कर पाएं। लेकिन ओपी नैयर इस जिद पर अड़े थे कि गीत जैसा लिखा गया है वैसे ही रिकॉर्ड होगा। बात जब रफी साहब को पता चली तो उन्होंने ओपी नैयर से कहा, नैयर साहब गाने पर परफॉर्मेंस शमी देगा, आप नहीं। इसकी बात मान लेते हैं, चलिए दो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एक आप जैसी और एक शमी जैसी कह रहे हैं वैसी, जो सही लगे रख लिया जाएगा। एडिटिंग टेबल पर जब ओपी नैयर ने शमी कपूर वाला वर्जन सुना तो उन्होंने कहा ये सही है, और फिर फिल्म के गाने में शमी कपूर वाला वर्जन ही ऑडियंस को दिखाया गया। ओपी नैयर हिंदी संगीत के ऐसे चुनिंदा संगीत
संगीतकारों में से एक थे जो वक्त के काफी पाबंद थे। सुबह 9:10 पर वो अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का गेट बंद कर दिया करते थे। इसके बाद किसी की एंट्री नहीं होती थी। एक बार रफी को स्टूडियो पहुंचने में 1 घंटे की देरी हो गई। रफी जब स्टूडियो में पहुंचे तो ओपी नैयर का चेहरा गुस्से में लाल था। रफी ने कहा, शंकर जयकिशन के गीत की रिकॉर्डिंग में वक्त लग गया, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ओपी नैयर ने गुस्से में जवाब दिया, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय है और ओपी नैयर के लिए नहीं। आज से ओपी नैयर के पास मोहम्मद रफी के लिए भी समय नहीं होगा। ओपी नैयर ने गुस्से में अपने अकाउंटेंट से कहा, रफी का बचा खुचा सारा हिसाब कर दो। इस घटना के बाद करीब 3 सालों तक ओपी नैयर ने मोहम्मद रफी के साथ कोई काम नहीं किया। फिर एक दिन अचानक रफी ओपी नैयर के घर पहुंच गए, उनसे माफी मांगी। इस पर नैयर ने कहा, रफी तुमने साबित कर दिया कि तुम ओपी से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने ईगो पर काबू पा लिया है। इसके बाद दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और एक से बढ़कर एक गीत दिए। मोहम्मद रफी के अंदर एक और अच्छी बात थी, यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। ये उस दौर की बात है जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने डेब्यू किया था। उन्होंने मोहम्मद रफी से गाना गाने का अनुरोध किया। रफी साहब राजी हो गए। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब की तरफ हिचकिचाते हुए 5,000 रुपए का लिफाफा थमाया। रफी साहब को पता था दोनों के पास पैसे की कमी है, इंडस्ट्री में नए नए आए हैं। रफी साहब ने लिफाफे से पैसे निकाले और उसमें कुछ अपनी तरफ से पैसे जोड़कर आधा आधा दोनों संगीतकारों को दे दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, अच्छा काम करो और हमेशा मिल बांट कर खाना। रफी साहब की इस नर्मदिली का कई संगीतकारों ने गलत फायदा भी उठाया। किस्सा गो हिमांशु बाजपेयी एक इंसिडेंट का जिक्र करते हुए बताते हैं, एक बार रफी साहब गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने वाले थे। उनके मैनेजर जहीर साहब उस दिन किसी दूसरे काम में व्यस्त थे। जहीर रिश्ते में रफी के साले भी लगते थे, पैसों की लेन देन वही देखते थे। उस दिन रफी अपने बेटे खालिद को लेकर स्टूडियो गए। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो म्यूजिक डायरेक्टर ने लिफाफा दिया। रफी ने उसे बिना खोले खालिद को दे दिया। खालिद ने चुपचाप लिफाफा जेब में रख लिया। घर आकर पैसे गिने तो लिफाफे में तय कीमत से आधे पैसे मौजूद थे। खालिद का खून खौल गया। उन्होंने कहा, अब्बा आप म्यूजिक डायरेक्टर को फोन कीजिए, अगर आप नहीं बात करेंगे तो मैं करूंगा, ये तो चीटिंग है। रफी साहब ने खालिद को समझाया, शांत किया और कहा, रहने दो बेटा, जहीर मामा फ्री होंगे तो देख लेंगे। रफी को चीट तो किया गया लेकिन रफी की कोई बराबरी नहीं कर सका। एक और किस्सा सुनाता हूँ, इससे आप 2 चीज समझ पाएंगे। पहली ये कि रफी कितने बेहतरीन इंसान थे और दूसरी ये कि वो कितने मजे हुए गायक थे। एक बार रफी साहब 2 महीनों के लिए छुट्टियां मनाने विदेश जाने वाले थे। रफी उस टाइम पर अपने करियर के उफान पर थे। लगभग हर फिल्म में एक न एक गीत रफी का ही हुआ करता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लगभग 4 से 5 फिल्मों में रफी के गाने आने वाले थे। रिकॉर्डिंग की डेट अभी फिक्स नहीं हुई थी। जब ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पता चली कि रफी साहब कुछ महीनों के लिए विदेश जा रहे हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लगे। डरते डरते उन्होंने रफी साहब को फोन मिलाया। कहा, रफी साहब आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, हमारे पास 13-14 गाने पेंडिंग हैं, आप नहीं गाएंगे तो फिल्में डिले हो जाएंगी, अनर्थ हो जाएगा। रफी ने कहा, अरे अरे घबराते क्यों हो, बीच में एक दिन पड़ा है, गा दूंगा। अगले दिन रफी साहब सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुंच चुके थे। रात के करीब 11 बजे तक उन्होंने लगातार 13 से 14 गाने की रिकॉर्डिंग की। इन गानों को जब आप सुनेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये एक दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं। न आवाज में कोई थकावट है, न जल्दबाजी। ये फिल्में थी अनजाना, प्यासी शाम, माँ और ममता और मन की आंखें। रफी की आवाज में जितनी पाकीज़गी थी उतना ही पवित्र उनका चरित्र भी था। उन्हें छिछोरे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक बार एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा। पत्रकार ने सवाल पूछा, रफी साहब आपकी हॉबी क्या है? बगल में रफी के मैनेजर और साले जहीर भी मौजूद थे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, 7-7 बच्चों की लाइन खड़ी कर दी और आप हॉबी की बात कर रहे हैं। रफी को यह मजाक बहुत बुरी लग गई। उस वक्त उन्होंने जहर का घूंट पी लिया, लेकिन घर आकर जहीर को खूब डांटा। कहा, आइंदा ऐसी बेहुदा मजाक मेरे साथ ना किया करो, तुम मेरा नाम खराब करवाओगे। रफी साहब की हॉबी की बात हो ही गई है तो रियल हॉबी की कर लेते हैं। रफी सुबह 5:30 बजे उठते थे। काम पर जाने से पहले रोजाना बैडमिंटन खेला करते थे। रफी को पतंगे उड़ाने का काफी शौक था। वो अक्सर काले रंग की पतंग उड़ाया करते थे ताकि आसमान में जब वो पतंग उड़े तो लोग पहचान ले कि मोहम्मद रफी पतंग उड़ा रहे हैं। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। रफी साहब इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाने बॉर्डर पर पहुंच गए। इस किस्से का जिक्र हम इंट्रो में कर चुके हैं, लेकिन उसी युद्ध से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है। किस्सा को हिमांशु बाजपेयी बताते हैं। चीनी सेना ने बॉर्डर पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा रखे थे। उन्हें पता था कि मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाने भारत में काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए वो लाउड स्पीकर्स पर
मोहम्मद रफी का गाना तुम सा नहीं देखा और लता मंगेशकर का तन डोले मेरा मन डोले बजाते थे। गाने के बीच बीच में हिंदी में अनाउंसमेंट भी किया जाता था। कहा जाता था कि ये जगह न हमारी है और न ही तुम्हारी, आप भी वापस चले जाओ और हम भी वापस चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चाल थी ताकि भारतीय सेना उनके बहकावे में आकर अपनी चौकियां छोड़ दे। लेकिन हमारे जवानों ने चीनी सेना का दिलेरी के साथ सामना किया, पीछे हटने से इनकार कर दिया। इधर 60 के दशक के बाद रफी ने बहुत कम गाने गाए। उस दौर में नए एक्टर्स पर्दे पर आ रहे थे। रफी जिनके लिए पहले गाने गाते थे वो पर्दे से धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अमिताभ बच्चन का उदय हो रहा था। साथ साथ एक और सिंगर की इंडस्ट्री में पहचान बन रही थी, नाम था किशोर कुमार। जानकार बताते हैं कि किशोर कुमार की पॉपुलैरिटी की वजह से मोहम्मद रफी को काम नहीं मिल रहा था। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी करते हैं। रफी साहब काफी रिलीजियस इंसान थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजा रखते थे। पूरी जिंदगी में उन्होंने शराब का एक बूंद भी अपनी जुबान से नहीं लगाया। 1968-69 के आसपास रफी हज के लिए सऊदी अरब गए। हज के दौरान एक मौलाना ने रफी साहब से कहा, रफी साहब आप जो ये गाने बजाने का काम करते हैं ये इस्लाम में हराम है, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। रफी साहब मौलाना की इस बात से डर गए। शाहिद रफी बताते हैं, इसके बाद रफी ने फैसला कर लिया कि वो संगीत छोड़ देंगे। सिंगिंग छोड़कर रफी अपने बेटे खालिद के पास लंदन चले गए। कई सालों तक लंदन में रहे, कोई गाना नहीं गाया। यही वजह थी कि उस दौर में रफी ने बहुत कम गाने गाए। शाहिद रफी आगे बताते हैं, हमने अब्बा को बहुत समझाया, कहा आपको अल्लाह ने ही गाने का हुनर दिया है, उसके दिए टैलेंट से ही आपकी रोजी रोटी चलती है, तो ये कैसे हराम हो गया। बहुत समझाने के बाद मोहम्मद रफी दोबारा बॉम्बे आए, फिर से गाना शुरू किया। एक से बढ़कर एक हिट दिए। इनमें अमर अकबर एंथनी के वो गाने भी शामिल थे, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, शिरडी वाले साईं बाबा और पर्दा है पर्दा। साल 1977 में हम किसी से कम नहीं है नाम की एक फिल्म आई। आर.डी. बर्मन के संगीत में रफी साहब ने एक और पॉपुलर गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा। इस गाने के लिए रफी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत से लोग ये बात बनाते हैं कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के बीच दुश्मनी थी। ये बात बिल्कुल गलत है। रफी किशोर कुमार को दादा कहकर पुकारते थे। इमरजेंसी के दौर में किशोर कुमार ने जब कांग्रेस के एक प्रोग्राम के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया तो उनके गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से बैन कर दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नौशाद साहब के बेटे राजू नौशाद बताते हैं, रफी संजय गांधी से मिलने दिल्ली गए थे। उनसे मिलकर किशोर कुमार पर लगे बैन हटवाने की गुजारिश की। कहा बदले में मैं 10 फ्री शोज कर दूंगा। रफी साहब और किशोर दा के बीच अगर कोई खिटपिट होती तो रफी किशोर कुमार के लिए फिल्मों में गीत नहीं गाते। रफी दुनिया के वो वाहिद सिंगर होंगे जिन्होंने दूसरे प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्मों में गीत गाए हैं। इनमें 2 फिल्में थीं, पहली रागनी और दूसरी शरारत। किशोर कुमार पर्दे पर गाने की एक्टिंग कर रहे थे और पीछे आवाज मोहम्मद रफी की थी। रफी साहब का पूरा करियर लगभग विवादों से दूर रहा, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से उन्होंने लता मंगेशकर के साथ करीब 3 सालों तक कोई गाना नहीं गाया। दरअसल विवाद गानों की रॉयल्टी को लेकर था। लता मंगेशकर का मानना था कि किसी भी गाने से होने वाली कमाई में सिर्फ निर्माता ही नहीं बल्कि गायकों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ रफी साहब की अलग राय थी। उनका मानना था कि गायकों को गाने की रिकॉर्डिंग करने के बदले पहले फीस मिल चुकी होती है, इसलिए बाद में उसे रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए। दोनों अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। आखिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने 3 सालों तक गाना नहीं गाया। बाद में कुछ संगीतकारों ने दोनों के बीच सुलह करवाई। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रफी साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। रफी को किसी से बैर नहीं था, वो सिर झुकाकर अपना काम करते और वापस अपने घर चले जाते। लेकिन इंडस्ट्री में एक शख्स थे जिसे रफी अपना गुरु मानते थे, ये थे नौशाद। नौशाद भी रफी को खूब मानते थे। एक बार एक पत्रकार ने नौशाद साहब से पूछा, अगर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन म्यूजिक प्रोड्यूस करना हो तो आप क्या करेंगे। नौशाद का जवाब था, रफी और मैं हमेशा एक हुआ करते थे, उनके जाने के बाद मैं सिर्फ 50% रह गया हूँ। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो रफी को इस दुनिया में दोबारा सिर्फ 1 घंटे के लिए भेज दे ताकि मैं अपनी बेहतरीन संगीत प्रोड्यूस कर सकूं। रफी बहुत दरिया दिल इंसान थे। एक किस्सा यूं है कि एक बार रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफी और नौशाद घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर मिल गया। रफी ने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे निकले सब के सब उस फकीर को दे दिए। नौशाद साहब ने हैरत से पूछा, अरे रफी साहब पैसे गिन तो लेते। रफी ने कहा, जब ऊपर वाले ने मुझे गिनकर नहीं दिया तो मैं भला गिनकर क्यों दूं। नौशाद के पास कोई जवाब नहीं था। इधर 31 जुलाई 1980 के दिन रफी साहब को सुबह से ही सीने में दर्द हो रहा था। उन्हें लग रहा था गैस का दर्द है। उनकी पत्नी बिल्किस बानो ने देखा अचानक रफी साहब के हाथ नीले पड़ रहे हैं। दर्द बढ़ता जा रहा था। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस रफी को बचाया नहीं जा सका। हिंदी संगीत के तानसेन कहे जाने वाले मोहम्मद रफी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी।
रफ़ी के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग उमड़े थे। रफ़ी की बहू यास्मीन बताती हैं, रफ़ी की मौत के बाद उनके फैंस कब्र से मिट्टियां उठा कर ले जाते थे, उन्हें फांकते थे ताकि उनकी आवाज भी रफ़ी जैसी हो जाए। रफ़ी को कॉपी करने वाले बहुत आए, लेकिन कोई मोहम्मद रफ़ी ना हो सका। रफ़ी साहब ने अपनी मौत के बाद के लिए ही शायद ये गाना गाया था, तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग गुनगुनाओगे। मैं हूं रब्बानी और ये थी मोहम्मद रफ़ी की कहानी।